हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में आज आपके लिए कुछ एक विशेष स्पेशल चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। करने क्या जा रहा है दोस्तों, आप समझिएगा। ये जो क्लास है, इस क्लास का स्पेशल नाम धरे हैं परीक्षा विशेषांक। क्या नाम धरे हैं प्यारे बच्चों? परीक्षा विशेषांक। इस क्लास में आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स, इस क्लास की क्या विशेषता आपको हम समझाते हैं। मैं एक प्लान लेकर, इस प्लान में सोचें कि आपका एग्जाम आने के पहले, मतलब जब आप जो एग्जाम है उस एग्जाम के पहले ही प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बैंक में जो सारे ऑब्जेक्टिव हैं उसको बेस्ट तरीका से एनालिसिस कर पाए हम। इसीलिए लिखे हैं आज जो लेकर आए 2022 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 2022, फिर 21, 20 इस तरह करके लेकर 2011 तक हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मैं डिस्कशन कराऊंगा, साथ में उसके अतिरिक्त भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, साथ में जो ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन के बारे में डिटेल एनालिसिस कराएंगे। जैसे देखिए हम लिख भी दिए, साइंस जो है आज साइंस ऑब्जेक्टिव 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन रहते हैं साइंस का 80 नंबर का एग्जाम होता है, तो 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, मतलब 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेगा। लेकिन बिहार बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन की संख्या दुगुना कर दिया गया, मतलब 40 ऑब्जेक्टिव के लिए जो बनाने हैं आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, 80 में चुन करके आपको 40 बनाना है। तो मैं एक बार में सारे क्वेश्चन को कराने में तो लंबा वीडियो बन जाएगा, और उस प्रकार से हम कंटेंट आपको दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी बच्चे को होता है कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो चाहिए। तो मैं क्या क्या हूँ दोस्तों कि आपको ज़्यादा नहीं, बस 20-20 क्वेश्चन का एक मैं पैकेज बनाया। उस 20 क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, कम से कम तो 100-150 क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। देखिए क्लास की विशेषता क्या है दोस्तों। पहले नंबर में तो ये ऑब्जेक्टिव 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का है। इसके अतिरिक्त ऑप्शन पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब आपके क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन रहेगा उसका जो सही आंसर, वो इसके अतिरिक्त जो 3 ऑप्शन बचता है उस तीनों ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे, ताकि आपसे इससे फैक्ट अगर कोई दोबारा क्वेश्चन इस टॉपिक से देगा तो वो आपका नहीं छूटेगा। साथ ही दोस्तों एग्जाम ओरिएंट अप्रोच है कि आप एग्जाम में उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं जान रहे, क्वेश्चन बनाने का सिर्फ एक तरीका ही नहीं है कि दोस्तों कि जो आप क्वेश्चन जानते हैं उसका आंसर, अगर आप नहीं भी जाने तो भी वो क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। उस मेथड बताएंगे, उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। वो 3 ऑप्शन जो रहते हैं उस तीनों ऑप्शन को हम छांटते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर तो दूसरा क्वेश्चन का था, तो ये नहीं हो सकता, उसके आधार पे। फिर तीसरा दोस्तों गेस प्रश्न भी हम बताएंगे 2023 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा 2023 का, वो क्वेश्चन भी आपको हम बताने वाले। साथ ही अपडेटेड कॉन्टेंट्स भी है, मतलब जो कंटेंट देंगे रिसेंटली जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के बेस पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। तो ठीक है, हम ये मान के चलते आपके पास सभी बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक है और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा प्रिंट हो गया है, आपको सारे क्वेश्चन हम कराते चलेंगे। आपको यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, पहले आप क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिएगा, बन गया तो ठीक है भाई, नहीं तो हम खुद आपको बनाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। परीक्षा विशेषांक का ये पहला क्लास है, लेक्चर नंबर 1 दोस्तों। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपके बीच बहुत प्यारा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है बोल्ट किसके बराबर है। क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बोल्ट किसके बराबर है। वोल्ट किसके बराबर है, आपके पास ऑप्शन दिख रहा है। हालांकि पहले क्वेश्चन में आपको हम डिटेल से बताते हैं कि ऑप्शन हम लिख करके कहता है बोल्ट किसके बराबर है। प्यारे बच्चों आपके पास क्या है, 4 गो ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है C/J, बी नंबर में ऑप्शन है J/C, और सी नंबर में ऑप्शन है दोस्तों J/A, और डी नंबर में A/J। देखिए इस क्वेश्चन का जो बच्चे सीधा याद किए तो डायरेक्ट बोल्ट बराबर मारिएगा क्या, J/C। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको हम समझाते चलते हैं। देखिए दोस्तों कैसे समझ, पहले पीएफ कंफर्म हो जाइए, बोल्ट किसके बराबर होगा दोस्तों, J/C का। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों, देखिए ये हुआ बोल्ट, क्या हुआ दोस्तों, ये बोल्ट का सूत्र होता है दोस्तों जूल/कूलम, ये J/C जो दोस्तों है, इसको हम J/C को दोस्तों कहते हैं, J हो गया आपका जूल और /C का मतलब हुआ दोस्तों क्या, कूलम। देखिए अब इसी से ऑब्जेक्टिव एग्जामिनर कैसे कैसे आपसे पूछेगा, बात को समझिएगा। देखिए ये बोल्ट है दोस्तों, मतलब बोल्ट को हम मान के चलते ये क्या हो गया V, तो V बराबर सूत्र दोस्तों क्या हो गया हमारा J/C।
कल के डेट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, नहीं कुछ कितना हो गया 1, जे गुना 1 की जगह हो जाएगा जे बराबर भी गुना सी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है दोस्तों। इस आप अगर आप देखिएगा, हो सकता है इसी शिफ्ट में, नहीं तो 2021 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जूल बराबर क्या होगा दोस्तों। तो जूल बराबर होगा वोल्ट गुना कूलम, वोल्ट गुना कूलम। अब 2-3 बात आप हमने बच्चे समझिएगा। पहला बात दोस्तों, एक होगा वोल्ट, क्या है दोस्तों, एक वोल्ट। पूछेगा वोल्ट किसका इकाई है दोस्तों, तो वोल्ट जो इकाई है हम प्यारे बच्चों वो विभव का है। किसका दोस्तों, विभव का। फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मात्रक पूछेगा, एसआई मात्रक, विभवांतर किसका, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों अगर विभवांतर का पूछेगा, किसका पूछेगा आपको, विभवांतर का, विभवांतर का पूछेगा उसको कहेंगे वोल्ट मीटर। क्या कहेंगे इसको, वोल्ट मीटर। क्वेश्चन फिर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विभवांतर मापने का कार्य कौन करता है दोस्तों, वोल्ट मीटर। फिर आपको पूछेगा विद्युत धारा मापने का कौन कौन करता है, तो एम्पियर। तो आप इस क्वेश्चन से मुख्यतः 2-3 बात सीखे। पहला दोस्तों क्वेश्चन था वोल्ट बराबर क्या होता है, जे अपॉन सी। मतलब वोल्ट बराबर जे अपॉन सी का मतलब है दोस्तों जूल बटे कूलम। इसका मतलब वोल्ट को अगर हम वी मान लेते हैं दोस्तों, तो जे अपॉन सी, तो जे को बाय क्रॉस करेंगे तो जे का जे वी गुना सी। बट अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा जूल बराबर क्या होगा, तो वोल्ट गुना क्या होगा दोस्तों, कूलम। ये इसका बेसिक जानकारी थी। इसके अतिरिक्त बताया वोल्ट किसका इकाई है, विभव का। फिर आपसे पूछेगा विभवांतर किसका ऐसा मात्रक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है दोस्तों। तो चलिए हम हटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। साथ में दोस्तों आप एक कॉपी ले लीजिएगा, अलग से कॉपी। ये सारे क्वेश्चन का जो डिस्कशन लिखाएंगे वो आपको लिखते चलना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि विद्युत आवेश की प्रवाह को दर क्या कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को हम क्या कहते हैं, मतलब विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को इंग्लिश में क्या कहेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आई बराबर, आई बराबर दोस्तों क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ये समझते चलिएगा बात को। आई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन टी। क्वेश्चन कर रहा था विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं दोस्तों। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए, जो इसका ऑप्शन है विद्युत धारा। इसको क्या कहेंगे हम, विद्युत धारा। आप समझिएगा दोस्तों, विद्युत धारा इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि मतलब विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा हम कहते हैं। हालांकि इसका 2 ऑप्शन और था दोस्तों। एक ऑप्शन था विद्युत वाहक बल, क्या था, विद्युत वाहक बल था। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या था मेरा, विभवांतर था। और चौथा ऑप्शन डी में दोस्तों क्या है हमारा, नंबर वाह कोई नहीं। देखिए आई बराबर क्यू अपॉन टी हो गया। तो कल के डेट में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। इधर देखते हैं आई मतलब वाह क्या हुआ दोस्तों मेरा भाई, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर क्यू किसको कहते हैं, क्यू किसको कहते हैं, आवेश को कहते हैं। क्यू किसको कहते हैं, आवेश को, आवेश। और टी तो समझ रहे दोस्तों क्या आएगा, मेरा टाइम बताएगा। क्या बताएगा दोस्तों, मेरे टाइम। तो क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टिव पूछेगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि क्यू का मान क्या होगा, तो क्यू का मान क्या था, आई गुना टी की जगह आई टी हो जाएगा। क्यू का मान कितना होगा दोस्तों, आई गुना टी। किसका क्या मान है, क्यू का मान आई गुना टी। हालांकि हमको विद्युत धारा कराता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह को दर दोस्तों क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत वाहक बल को हम लोग कहते हैं ईएमएफ, ईएमएफ। और विभवांतर के बारे में बताएं दोस्तों। विभवांतर का अगर एसआई मात्रक पूछेगा तो आपको क्या मारना है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। देखिए पहले क्वेश्चन में सारी चीज को हम आपको जानकारी दे देते, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं मेरे भाई। देखिए जिस क्वेश्चन में जितना टाइम देना उचित है उतना टाइम आपको हम देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है दोस्तों कि जूल को समझ करने में कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन सा कथन सत्य है, मतलब ट्रू और फॉल्स जांच करने के लिए ऑप्शन हमारे पास दोस्तों दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि जूल बराबर क्या है, जूल बराबर क्या है, वोल्ट गुना एम्पियर। वोल्ट, वोल्ट गुना एम्पियर है, वोल्ट गुना क्या है, एम्पियर। बी नंबर में दोस्तों हमारा क्या है, जूल बराबर, जूल बराबर क्या है, कूलम गुना वोल्ट, कूलम गुना वोल्ट। सी नंबर दोस्तों जो मेरा ऑप्शन है, सी नंबर दोस्तों मेरा ऑप्शन क्या है, जूल बराबर, जूल बराबर क्या है, एम्पियर अपॉन, एम्पियर अपॉन क्या है मेरे भाई, वोल्ट है, वोल्ट। और डी नंबर में दोस्तों जो है, डी में कह रहा है हमारा जूल बराबर क्या है, कूलम बटे वोल्ट, कूलम अपॉन वोल्ट। ये देखिए
दोस्तों अगर हम आपको जो पहले क्वेश्चन पढ़ाए समझाए और उस क्वेश्चन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये आपको जल्दी से बन जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, क्या बताए थे, बोल्ट बराबर, अभी सूत्र आपको बताए थे ना ऑब्जेक्टिव में कि V बराबर क्या बताए थे दोस्तों, हम J/C बताए थे, यही ना बताए थे कि वोल्ट बराबर आपको बताए थे J/C। अगर हमको मोहन पूछेगा तो J बराबर दोस्तों क्या होगा, V×C। देखिए क्वेश्चन उसी वही टाइप था जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे, वही क्वेश्चन का कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन था। कह रहा है कि जूल बराबर क्या होगा, तो जूल बराबर दोस्तों क्या होगा, V×C, मतलब वोल्ट गुना क्या होगा, C मैंने क्या होता है, कूलम। तो देखिए इसमें वोल्ट है लेकिन ये एम्पियर है, तो ये तो बात दोस्तों गलत हो गया। जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट, C/वोल्ट, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें आइएगा तो एम्पियर/वोल्ट, ये बात गलत है। और दोस्तों ये बात क्या है हमारा गलत, इसका ऑप्शन सही क्या होगा हमारे B फॉर बॉम्बे। देख रहे हैं कि अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्चुअली रूप से समझ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हम आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन फैक्ट आपको हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। जो वन लाइनर क्वेश्चन है उस पर तो टाइम हमको नहीं देना है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, CHO अभिक्रियाशील को समूह को क्या कहते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों ये चौथा चैप्टर का है, चौथा चैप्टर का है जिसका नाम है कार्बन और इसके यौगिक, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे हर एक एग्जाम में जो एग्जाम हो रहा है हमारे बिहार बोर्ड का, ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिससे कि 5 नंबर का क्वेश्चन इससे नहीं पूछता। देखिए मूलक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, किसके बारे में, मूलक के बारे में। अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो आपको सारे चीज में नई बात चीज को बताया। देखिए हम दोस्तों इसका मूलक अगर रख देते हैं नाम दोस्तों, देखिए ये आपको सारा चीज याद ही कर लेना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा। पहला था हमको पूछा था CHO दोस्तों, CHO का मूलक का जो नाम है दोस्तों उसको कहते हैं, हम कौन सा कहते हैं, एल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड। फिर दोस्तों आपको पूछेगा C पूछेगा बॉन्ड CO को दोस्तों हम लोग कहते हैं कीटोन ग्रुप। कौन ग्रुप करेंगे मेरे भाई, कीटोन। फिर आपको दोस्तों पूछेगा O ग्रुप, O को हम लोग कहते हैं दोस्तों ईथर। क्या कहेंगे दोस्तों, हम लोग क्या कहेंगे, ईथर। फिर पूछेगा दोस्तों OH का दोस्तों हम लोग कहते हैं एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। फिर आपको पूछेगा दोस्तों बॉन्ड COOH, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं कि एसिड ग्रुप। कौन ग्रुप कहते हैं, एसिड ग्रुप। एसिड मतलब दोस्तों होता है क्या, अम्ल ग्रुप कहते हैं इसको। कौन ग्रुप हो गया, अम्ल ग्रुप। फिर एक पूछेगा दोस्तों NH2 हम लोग क्या कहते हैं, एमिड। अगर दोस्तों आप इतना चीज याद कर रहे हैं तो आपका एकदम 99% है कि अगर क्वेश्चन आपको मूलक से देगा तो आपको इसी से पकड़ा जाएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन फॉर्मेट जो चल रहा है बार बार ये दे रहा है। आज दिया CHO को एल्डिहाइड कहेंगे दोस्तों, CO को कीटोन ग्रुप कहेंगे, नहीं तो इसका कई बार ऑब्जेक्टिव में दिया है कार्बोनिल। क्या बोलते हैं दोस्तों मेरे भाई, कार्बोनिल। कोई दिक्कत नहीं, कार्बोनिल भी याद कर लीजिएगा। अगर पूछेगा CHO मूलक का नाम क्या है दोस्तों, एल्डिहाइड। CO का कीटोन, O का ईथर, OH का एल्कोहल, COOH का एसिड ग्रुप कहेंगे या अम्ल ग्रुप कहेंगे, और NH2 को दोस्तों मेरे भाई क्या कहेंगे उसको, एमिड। क्लियर। चलिए आप इसको इस सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो था ऑप्शन भी बता देते दोस्तों। पहला था ईथर का समझ मेरे भाई, ईथर का हमारा क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। इसका मतलब फिर क्वेश्चन 4 में था CHO अभिक्रियाशील मूलक किसे कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, क्वेश्चन 4 का सही ऑप्शन होगा C फॉर चैन, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो हमारा है वही। क्लियर, कोई डाउट मेरे भाई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके हम चलते हैं। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जिस क्वेश्चन में जितना टाइम देना है बस उतना ही टाइम देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 का रहा है मेरे भाई कि एथेनॉल को सौंध H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। इसका नाम क्या है, एथीन। ये तो आप याद नहीं किए होंगे, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा है ऑब्जेक्टिव। क्या दोस्तों, अगर H2SO4 के साथ किसका अभिक्रिया करते हैं दोस्तों, एथेनॉल को, किसका, एथेनॉल C2H5OH को, तो दोस्तों हमारा क्या बनता है इधर, एथीन, मतलब C2 और H6 बनता है। याद देखिए दोस्तों H2SO4 को हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन हम लोग कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका और एक नाम है दोस्तों, में इसको कहते हैं बैटरी अम्ल भी कहते हैं। कौन नाम है मेरे भाई, बैटरी अम्ल भी कहते हैं। इसका एक और नाम है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं गंधका अम्ल, गंधका अम्ल ये भी कहते हैं इसको दोस्तों। C2H5 जो है इसको हम लोग दोस्तों एथिल अल्कोहल कहते हैं, एथिल अल्कोहल। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों C2H5OH का कौन नाम दोस्तों, IUPAC नेम, तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं एथेनॉल। तो क्या कहते हैं मेरे भाई, एथेनॉल, याद रखिएगा।
अगर H2SO4 के बारे में पूछेगा दोस्तों, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, इसको बैटरी अम्ल भी कहते हैं, इसको गंधका अम्ल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग तेजाब के रूप में हम करते हैं। C2H5OH को हम लोग कहते हैं। इसका IUPAC नाम पूछेगा, एथेनॉल हो जाएगा, और इसका एथिल अल्कोहल। इससे जब अभिक्रिया करता है दोस्तों क्या बनता है हमारा, एथीन। ये किसका सूत्र मेरे भाई, एथीन का। किसका सूत्र मेरे भाई, एथीन का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पीछे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि जिंक ब्लेड किस धातु का है। इसके कौन चाहिए मेरे भाई, जिंक ब्लेड। नाम क्या है, जिंक ब्लेड। देखिए क्वेश्चन से ही पता चल रहा है इसका नाम क्या होगा, जिंक ब्लेड है, मतलब इसका जिंक आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया दोस्तों मेरे भाई। पहला ऑप्शन है Hg, बी नंबर में दोस्तों हमारा है Zn, सी नंबर में दोस्तों है Fe, और डी नंबर में हमारा क्या है मेरे भाई, एल्युमिनियम। इस क्वेश्चन से देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम सिखाने वाले। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि जिंक ब्लेड किसका आयस्क, इसका आंसर हो जाएगा जिंक का। किसका आंसर हो गया, जिंक का। लेकिन हल्का हल्का देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा Hg का मतलब हुआ पारा, तो क्या कहते हैं, पारा ये मन करिए। इसका पहले ने पूछा इसका परमाणु संख्या ही कितना है। अगर इसका परमाणु संख्या बोलेगा मेरे भाई, इसका परमाणु संख्या कहते हैं 80। Hg कितना हो गया, 80। फिर इसका अयस्क पूछेगा मेरे भाई, इसका क्या पूछेगा आपको, अयस्क। तो याद रखिएगा पाराक अयस्क को कहते हैं सीने बार। क्या कहते हैं मेरे भाई, सीने बार। पाराक अयस्क को क्या कहते हैं हम, सीने बार। अब जिंक का सबको बता दिए, जिंक का परमाणु संख्या पूछेगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, 10। और जिंक ब्लेड का नाम क्या है, जिंक ब्लेड का अयस्क किसका अयस्क है, तो जिंक का। अगला लोहा दोस्तों, Fe लोहा। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई, 26। कई बार पूछा, देख सकते हो क्वेश्चन बैंक। लोहा का परमाणु संख्या कितना होगा, 26। इसका 2-3 को मुख्य रूप से अयस्क है। पहला इसका अयस्क नाम कहते हैं हेमेटाइट, हेमेटाइट एक हो गया। फिर कहते हैं मैग्नेटाइट। ये 2 गो इसका अयस्क है, जिससे कि इसका ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। कई बार पूछा है हेमेटाइट किसका अयस्क है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का। और एल्युमिनियम का परमाणु संख्या दोस्तों 13। और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि एल्युमिनियम का अयस्क का क्या नाम दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं, कौन से कहते हैं मेरे भाई, बॉक्साइट। इसको क्या कहते हैं, बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, चलिए उतारिए मेरे भाई, फिर मिटाएंगे आपको हम। चलिए वीडियो भी अच्छा क्वालिटी चल रहा है, एकदम पूरा ठीक है मेरे भाई, पूरा चकाचक है। अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं हम आपको दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा गुण समान होता है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों का कौन सा गुण समान होता है। देखिए आवर्त सारणी पे क्वेश्चन बन गया दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बाद में बताएंगे, पहले आप आवर्त सारणी से बेस्ट क्वालिटी का आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि बेस्ट क्वालिटी क्या क्या क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों। पहले आवर्त सारणी समझिए। आवर्त सारणी में 2-3 चीज होगा। पहला चीज का नाम है, उसको कहते हैं आवर्त। तो क्या कहेंगे मेरे भाई, आवर्त। 2 नंबर में रहेगा दोस्तों वर्ग। 2 नंबर में क्या रहेगा मेरे भाई, वर्ग। क्वेश्चन पूछेगा तो आवर्त पे क्वेश्चन पूछेगा, आवर्त किसको कहते हैं, तो आवर्त सारणी रहेगा। आवर्त सारणी क्या होता है, आवर्त सारणी जो है जितने भी तत्व 118 तत्व है, 118 तत्व को उसको गुण के हिसाब से उसको एक ढंग से सजाया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी का 2 चीज हुआ, एक आवर्त हुआ, एक वर्ग हुआ, जिससे मान लेते हैं दोस्तों कि ये हमारा क्या हुआ, आवर्त सारणी है इसमें। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी 2 चीज हो गया। देखिए कुछ इस तरह से करके है, कुछ इस तरह से करके, इस तरह से करके, इस तरह 1 2 3 4 5 हो गया दोस्तों, ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे भाई 7। तो क्वेश्चन पूछेगा आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो आवर्त का संख्या पूछेगा तो 7। देखिए आवर्त इस प्रकार से था, मतलब इस प्रकार से इसको 36। तो क्वेश्चन पूछेगा आवर्त सारणी के 36 कतार को, क्वेश्चन क्या पूछेगा मेरे भाई, आवर्त सारणी के 36 कतार को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। फिर पूछेगा आवर्त सारणी उदर्ग स्तंभ, जो ये खड़ा वाला है, जो इस तरह से खड़ा वाला है ना, इसको कहते हैं उदर्ग स्तंभ। उसको क्या कहते हैं, उसको उदर्ग स्तंभ। क्वेश्चन पूछेगा आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को दोस्तों वर्ग कहते हैं, और टोटल वर्ग का संख्या जो मेरे भाई आवर्त सारणी में वो क्या है, 18। अब 2-3 गो बात आप याद रखिएगा आवर्त सारणी से। पहला बात, आवर्त सारणी का जो वर्ग है दोस्तों, किसमें वर्ग है, 1 से लेकर 18 तक है। 18 में अलग अलग क्वालिटी का तत्वों का रखा गया। पहला वर्ग जो तत्व रहेगा उसको कहते हैं क्षार धातु। पहला वर्ग का जो रहेगा दोस्तों, फर्स्ट एक आता है, उसको क्या कहेंगे हम, क्षार धातु। कौन धातु कहेंगे दोस्तों, क्षार धातु। फिर दोस्तों को क्वेश्चन पूछेगा सेकंड, अब सेकंड वाला जो तत्व, सेकंड वर्ग को तत्व को क्या कहेंगे दोस्तों, सेकंड वाला हम लोग दोस्तों कहते हैं कि क्षारीय मृदा धातु। कौन सी कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु, क्षारीय मृदा
धातु। ये 3 चीज समझ गए तो दोस्तों। एक चीज और रहा 18 तक में दोस्तों, 2 गो बात। एक हुआ 17 को कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। कौन ग्रुप कहेंगे मेरे भाई? हाइड्रोजन ग्रुप। और दोस्तों 18 जो है, 18 वाला हम लोग कहते हैं उत्कृष्ट गैस। कौन गैस मेरे भाई? उत्कृष्ट गैस। इतना चीज आपको याद रखना, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है भी नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो पहले नंबर आपको क्वेश्चन पहले बता देते तब ये एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। नहीं, क्वेश्चन कह रहा था कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों का कौन सा गुण समान रहता है? परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन और कक्षा की संख्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु भार का मतलब है दोस्तों उसका एटॉमिक मास कितना है। फिर दूसरा इसका नाम है परमाणु आयतन। क्या हो गया? परमाणु आयतन। फिर संयोजकता। इसका सही आंसर क्या दोस्तों? कक्षा की संख्या। किसका आंसर क्या है भाई? कक्षा की संख्या। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया आवर्त सारणी के दोस्तों, आवर्त सारणी के आवर्त के क्षैतिज कतार जो रहेगा उसको आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को वर्ग कहेंगे। वर्गों की संख्या 18 है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है दोस्तों? 7 है। वर्ग 1 से 18 तक था, जिसमें कि 2 को मुख्य रूप से आपको समझना था। पहला था फर्स्ट एक धातु को क्षार धातु कहते हैं, सेकेंड को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं और वर्ग 18 को उत्कृष्ट गैस हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आपको इस क्वेश्चन से सिखाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर वहाँ क्वेश्चन जो आएगा कहीं तो फिर वो आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है दोस्तों कि CaO प्लस दोस्तों क्या है हमारा H2O अभिक्रिया करके क्या बना है CaOH का होल 2। बोला किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? तो देखें दोस्तों, 2 गो मिल करके एक बनाएगा उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। 2-3 गो बात याद रखिए दोस्तों। एक होगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया एक होगा दोस्तों अपघटन अभिक्रिया 1 2। फिर तीसरा चीज आपसे पूछेगा दोस्तों, एक पूछेगा आपको दोस्तों डबल 2-3 को अभिक्रिया आप पढ़ेंगे। पहला संयोजन अभिक्रिया, फिर अपघटन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। हल्का हल्का कॉन्सेप्ट आपको बता दें ताकि आपको मेमोराइज हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकता है ये कंपाउंड मिल करके एक अणु का निर्माण करेगा जिसका गुण ये दोनों जो इधर एलिमेंट रहेगा इससे भिन्न रहेगा, तो वैसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहें। मतलब 2 या 2 से अधिक मिल करके सिर्फ एक को बनाएगा। मतलब दोस्तों 2 या 2 से अधिक मिल करके एक सिर्फ प्रोडक्ट बना रहा है, उस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद। उसको क्या कहते हैं क्वेश्चन दोस्तों? उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट और इसको कहते हैं रिएक्टेंट। हो गया। और अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा? जब कोई बड़ा अणु टूट करके 2 या 2 से छोटा अणु निर्माण करता है उसको कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। या इसी का दूसरा नाम है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जांपल बता दोस्तों कि अगर CaCO3 है, अगर आप इसको गर्म करेंगे दोस्तों ये बनेगा CaO प्लस में क्या हो जाएगा CO2। इस किस रासायनिक अभिक्रिया को दोस्तों? अपघटन या वियोजन का। लेकिन ये किसका अभिक्रिया है? तो संयोजन का। क्लियर मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 9 पे करा कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था? तो याद रखिए दोस्तों मेंडल ने, किसने? मेंडल ने जो पौधा चुना उसका नाम था क्या? मटरीला। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है और 1 लाइनर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने चुनाव के लिए किस पौधे को चुना था? मटर को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्तों। अगला करा किस प्रकार का श्वसन अधिक ऊर्जा मुक्त करता है? किस प्रकार का श्वसन अधिक ऊर्जा? पूरे श्वसन नहीं दोस्तों, करें किस प्रकार का जो श्वसन है अधिक ऊर्जा मुक्त करे? तो श्वसन मुख्यतः रूप से 2 होगा। एक वायवीय होगा दोस्तों, वायवीय, और एक होगा दोस्तों अवायवीय। देखिए दोस्तों वायवीय श्वसन जो होगा ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा और अवायवीय श्वसन जो होगा O2 के अनुपस्थिति में होगा। ठीक है दोस्तों। अब लॉजिकली से आप सोचिए कि किस में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगा? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होने के बाद कहेगा दोस्तों किसको कहेंगे हम? वायवीय श्वसन। क्लियर हो गया दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि इसमें एक और चीज बताते हैं आपको, अगर श्वसन O2 के अनुपस्थिति में, मतलब O2 के कमी होगा, अगर श्वसन जो दोस्तों O2 की कमी में होगा तब जो बनता है उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है दोस्तों?
लैक्टिक अम्ल। आप देखते हैं कभी कभी ज़्यादा वर्क करने लगते हैं या ज़्यादा दौड़ने लगते हैं, आपको पैरों में क्रैम्प आ जाता है, ये दर्द देने लगता है। उस दर्द का मेन वजह दोस्तों क्या है, लैक्टिक अम्ल। क्योंकि जितनी मात्रा में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो शोषण जो होता है O2 के कमी उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे लेके चलते हैं दोस्तों मेरे भाई। अब आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के नर जनन ग्रंथि क्या है? एक क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन आपको बता देते हैं। नर जनन ग्रंथि पहला ऑप्शन दोस्तों वृषण। क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर का, क्या हो जाएगा वृषण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वृषण। वृषण को हम लोग इसमें कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं दोस्तों टेस्टिस। मानव ये सिर्फ पुरुष में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, सिर्फ पुरुष में, मतलब नर में ही पाया जाएगा टेस्टिस। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं वृषण। और क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है मतलब स्पर्म, क्या कहते हैं स्पर्म, जिसको हम सीमेन भी कहते हैं, मतलब इसका निर्माण कौन होगा, शुक्राणु का। किसका निर्माण, शुक्राणु का। शुक्राणु का जो निर्माण होगा दोस्तों कहाँ मेरा बनेगा मेरे भाई, तो वृषण में। वृषण वृषण कितने कितने रहते हैं हमारे बॉडी में, 2 गो। ये रहते हैं एक ये और ये दोनों जिस नस के द्वारा जुड़े रहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं वैस नस। कौन कहते हैं इसको, वैस नस। और पुरुषों का जो नसबंदी होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, वैसोटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं दोस्तों, वैसोटोमी। लेकिन मादा का, क्योंकि मादा में ट्यूब पाया जाता है, तो मादा का जो नसबंदी होगा उसको कहते हैं ट्यूबोकोटोमी। क्या कहेंगे इसको दोस्तों, ट्यूबोकोटोमी। याद रखिएगा, नर का नसबंदी जो रहेगा दोस्तों, नसबंदी, एक दिन आपको इस पे मतलब क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन पे स्पेशल आपको हम जो है प्रैक्टिकली रूप से हम आपको समझाएंगे कि ये जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार से आपको होता है। फूल को लेकर आपको बताएंगे, एक फूल वाला जो होता है मतलब प्लांट वाला में, उस बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। नर का जो नसबंदी रहेगा दोस्तों उसको कहते हैं वैसोटोमी। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वैसोटोमी। उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, वैसोटोमी। और मादा का जो रहेगा जनन, मादा का जो नसबंदी कराता है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ट्यूब से उसको ट्यूब काट के हटाया जाता है, उसको कहते हैं ट्यूबोकोटोमी। ट्यूबोकोटोमी, इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, ट्यूबोकोटोमी। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य रूप से वृषण का निर्माण कहाँ होता है। सॉरी, वृषण क्वेश्चन था कि मनुष्य का नर, नहीं क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड मेरे भाई, क्वेश्चन था मनुष्य का नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है दोस्तों, इसको कहेंगे वृषण। और वृषण का जो काम है दोस्तों, ये शुक्राणु का निर्माण करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। ये 2 चीज आप याद रखिएगा, क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ है। ठीक है ना, देखिए। और प्लांट के बारे में सीख लीजिए दोस्तों। क्या मेल का आ गया तो प्लांट के भी सिखाते हैं, तो पूछेगा प्लांट का जो नर जनन अंग है, किसका, नर जनन अंग। नर जनन अंग को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पुंकेसर। इसको क्या कहेंगे हम, पुंकेसर। प्लांट के बारे में पूछेगा, पौधे का नर जनन अंग क्या कहलाता है दोस्तों, उसको कहते हैं पुंकेसर। और पूछेगा मादा जनन अंग, कौन जनन अंग, मादा जनन अंग, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, जयांग कहेंगे। उसको क्या कहेंगे मेरे भाई, जयांग। दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि प्लांट के जो नर जनन अंग रहेगा उसको पुंकेसर और मादा को क्या कहेंगे मेरे भाई, जयांग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है जीवन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन का महत्वपूर्ण विशेषता ऑप्शन नंबर ए, अणु की गति, वृद्धि, संघ और समन्वय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, समन्वय होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, समन्वय। समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास ब्रेन में एक साथ कई प्रकार का सिग्नल है, तो उस सिग्नल पर हम कैसे वर्क करते हैं, ये मानव का जो ये सबसे बड़ा क्या है इसका विशेषता है, कोऑर्डिनेशन करने का। ओके दोस्तों, अब चलिए ये इजी सब क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपको 13 नंबर पे लेके चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का स्वपोषी पोषण किसमें होता है, तो पौधे में। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण दोस्तों किसमें होगा, तो पौधे में। पौधे में क्या होगा दोस्तों, समझिएगा। स्वपोषी पोषण होने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल का, किसका दोस्तों, क्लोरोफिल। तो हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके सहायता से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये भोजन बनाते हैं। और स्वपोषी पोषण का मतलब था वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। वैसा पोषण जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, परपोषण। क्लियर दोस्तों। तो स्वपोषी पोषण किसमें होगा, ये पौधे में होगा, इसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर दोस्तों। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि ग्लाइकोसिस होता है। क्या है दोस्तों, ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस, तो ग्लाइकोसिस कहाँ होता है मेरे भाई, तो ग्लाइकोसिस होता है कोशिका द्रव में। ग्लाइकोसिस कहाँ होगा मेरे भाई, कोशिका द्रव में। इसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, साइटोप्लाज्म।
उसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ग्लाइकोसिस कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में। और जो श्वसन का जो क्रिया होगा, श्वसन का जो क्रिया होगा जो O2 की उपस्थिति में होगा दोस्तों, किसमें होगा, उपस्थिति में। O2 के जो उपस्थिति में होगा वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आए दोस्तों, श्वसन O2 की उपस्थिति में कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लाइसिस का प्रक्रिया कहाँ होगा दोस्तों, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में। ये क्लियर क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं मेरे भाई, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 बता दें मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। किसका मेरे भाई, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र का जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, न्यूरॉन। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूरॉन। दो तीन को बात है, तंत्रिका तंत्र का कौन इकाई है, कार्यात्मक, उसको क्या हम लोग कहते हैं, कार्यात्मक है ना, कार्यात्मक, कार्यात्मक और कार्यात्मक और संरचनात्मक, संरचनात्मक। ये तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो कहते हैं उसको न्यूरॉन कहते हैं। उसी प्रकार का दोस्तों अगर आपसे पूछेगा किसका, किडनी का मतलब ब्रिक का, किसका पूछेगा दोस्तों, ब्रिक का। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं दोस्तों, नेफ्रॉन। क्या कहेंगे हम लोग, नेफ्रॉन। समझ में आया। तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक क्या कहेंगे, न्यूरॉन। और ब्रिक के संरचनात्मक और क्रियात्मक को क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। और पूछेगा शरीर का, किसका, शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे मेरे भाई, कोशिका। तीन को बात याद रखिएगा, बस क्लियर है आपका। पहला बात, अगर पूछेगा तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहेंगे मेरे भाई, उसको कहेंगे न्यूरॉन। ब्रिक का पूछेगा उसको क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। और शरीर का पूछेगा तो कोशिका। क्लियर। बॉडी का पूछेगा तो कोशिका। नेफ्रॉन था 80 नंबर में, तो नेफ्रॉन के बारे में समझ गए, तो ब्रिक का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। चलिए 15 हो गया मेरे भाई। आपको 16 पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा का मतलब डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसका नाम क्या होगा, लाइपेज। इसका क्या नाम है दोस्तों, लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है, वसा को तोड़ना, वसा को तोड़ना, ये डाइजेस्ट करने में काम करेगा। कौन सी जगह इसका, लाइपेज। क्लियर। अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको कितना पे चलते हैं, 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 का आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के तत्वों की संख्या। देखिए आवर्त सारणी, फिर देखिए सारा चीज आपको बता ही देते हैं। आवर्त में दो को बात बताए, एगो क्या बताए थे मेरे भाई, आवर्त सारणी में दो तीन बात बताए, फिर से बताते हैं। ये हुआ आवर्त। प्रथम आवर्त में क्या होता था दोस्तों, दो। प्रथम आवर्त के तत्व हम लोग कौन धातु कहते थे, क्षारीय धातु। कौन धातु मेरे भाई, एल्केली मेटल, क्षारीय धातु। एल्केली मेटल इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, क्षारीय धातु। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर क्या, आवर्त सारणी में पहले आवर्त में क्या होता था दोस्तों, 2। फिर क्वेश्चन नंबर क्या नंबर पे लेके चलते हैं दोस्तों हम आपको, क्वेश्चन नंबर 18 पे। करा कि किसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना सबसे आसान है। एक एम है, ऑप्शन नंबर ए एम, दूसरा बी में एम प्लस है, सी नंबर में एम पे 2 गो प्लस है, नहीं 2 प्लस है, और सी नंबर पे एम पे 3 प्लस है। तो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा दोस्तों, एम धातु से निकालना आसान रहेगा। बोलिएगा आप क्यों, क्योंकि चूंकि ये पहले से पॉजिटिव है, इस पे डबल चार्ज है और इस पे ट्रिपल चार्ज।